तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं लंब अक्ष प्रमेय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लंब अक्ष प्रमेय कहता है किसी पिंड, किसी समतल पटल का, है ना। अब समतल पटल का मतलब क्या है बताइए? समतल पटल, है ना, ये क्या है? ये है आपकी समतल पटल, ठीक है। पिंड किसी भी आकार का होगा, लेकिन पटल मतलब पट्टी, जो तख्ता होता है आपका, है ना, या आपका जो कार्डबोर्ड है, ये क्या है? ये है समतल पटल, है ना। किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष, तो देखिए ये समतल पटल मान के चलिए, इस समतल पटल का इस तल के लंबवत अक्ष है, एक अक्ष देखिए आप, जो पेन मैंने खड़ी कर दिया, ये क्या है? एक अक्ष है, और उस समतल पटल के कैसी है? लंबवत है। इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण को लिखा जाता है आई जेड इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? तो ये इक्वल होती है उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होती है। यानी कि आप अगर इसको ऐसा मान के चलते हैं कि ये समतल पटल है, और यहाँ पर एक अक्ष x हो गई और एक अक्ष हो गई ये y, ये देखिए दिख रहा है, ठीक, x और y जी। अब ये दो अक्षें हैं और दोनों कैसी परस्पर कैसी दिख रही हैं? लंबवत। दोनों अक्षें कैसी है? x और y दोनों कैसी हैं? अक्ष लंबवत है। और ये तीसरी अक्ष कौन सी? ये वाली, जिसके परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहा है। तो अब बताइए कितने अक्ष हो गए? तीनों कैसी परस्पर लंबवत है, दिख रहा है सभी को, ठीक। तो अब हमको क्या करना है? ये है अक्ष, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षें x और y दिख रही हैं, उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। तो कितनी अक्षें? इस खड़ी वाली को हमने क्या बोले हैं? z, तो इसके परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया? आई जेड। और उसी में और कौन कौन सी हैं? x और y है, दोनों कैसी हैं? एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इस x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई एक्स और इस y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई वाई, ये हमारा प्रमेय है, ठीक है। और ये दोनों अक्षें क्या होती है ना, यह लंबवत अक्ष जो होती है उस बिंदु से होकर गुजरती है, मतलब दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर गुजरती है। ये देखिए x और y, इन दोनों के कटान बिंदु ये है। इस कटान बिंदु पर कौन रखिए? ये z अक्ष रखिए, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, ये z अक्ष क्या होगी? इन दोनों लंबवत अक्षों x और y के कटान बिंदु से होकर गुजरती है। तो लास्ट में हमको लाइन भी लिखना पड़ता है। तो अब देखो फिर से प्रमेय देखिए, किसी समतल पटल का, याद रखिए पिंड नहीं बोल रहा हूं, पटल, किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष यानी कि z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षें, कौन कौन सी? x और y, उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षें x और y के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, तथा दोनों अक्षें एक दूसरे को उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं जिस बिंदु से क्या होता है? लंब अक्ष गुजरता है, ठीक है। तो ये आपके पास में प्रमेय हो जाएगा, बन जाएगा सभी से। या लास्ट में एक लाइन हम ऐसी भी बोल सकते हैं, अगर उसको उतना लंबा नहीं बोलना है, उतना लंबा नहीं बोलना है तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, जिनके कटान बिंदु से, जिनके कटान बिंदु मतलब x और y के कटान बिंदु से कौन गुजरता है? लंब अक्ष गुजरता है। तो लंब अक्ष कौन सा है? z। z क्या है? लंब अक्ष है। और उसी तल में कौन से दो अक्ष हैं? और x और y है, यानी तीनों की तीनों कैसे परस्पर लंबवत है, तीनों कैसे लंबवत है। और ये z अक्ष जो है यानी कि लंब अक्ष जो है, ये कहाँ से होकर गुजरता है? दोनों अक्षों x और y के कटान बिंदु से होकर क्या होता है? गुजरता है। बात समझ में आ गई प्रमेय की? बोलिए। किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण आई जेड उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों x और y के परितः जड़त्वाघूर्णों के योग के बराबर होता है,
है ना, योग के बराबर होता है जिनके कटान बिंदु से, जिनके मतलब x और y के कटान बिंदु से कौन गुजरता है, कौन गुजरता है, लंब अक्ष गुजरता है। लंब अक्ष का नाम क्या दिया हमने, z नाम दिए, z, है ना, ये पेन, ये है z अक्ष, ठीक। और ये दोनों अक्षों के कटान बिंदु से क्या हो रहा है, गुजर भी रहा है। बात समझ में आ गई, लिख लोगे प्रमेय, ठीक। किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के, x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ix, y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण iy के योग के बराबर होता है जिनके कटान बिंदु से कौन गुजरता है, लंब अक्ष गुजरता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास में प्रमेय। अब इसको प्रूफ भी करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमारे पास में एक क्या ले लेते हैं, समतल पटल ले लेते हैं। ये एक समतल पटल है ना, दिख ऐसा रहा है लेकिन पटल है समतल। और यहां पर एक लंब अक्ष लेते हैं जो मैं चर्चा कर रहा था, ये हो गया आपकी लंब अक्ष। इस लंब अक्ष को क्या नाम दियो बताओ, z अक्ष दियो। और इसी तल में दो अक्षें और भी है बोल रहे हो, कौन कौन सी अक्ष है, x और y। तो एक ये हो गई और एक इस तरह से हो गई, इसको बोलते हैं x और इसको बोल देते हैं y, x y z, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो तीनों कैसी परस्पर ऐसी लंबवत है, ये देखिए, ये है z, ये x है और ये y है, ठीक, x y z, और तीनों कैसे परस्पर लंबवत, है ना। अब यहां पर ये दोनों तीनों अक्ष तो हमने ले लिया और यह है कटान बिंदु O तीनों का। अब यहां पर एक कण ले लेते हैं हम m द्रव्यमान का, कितने द्रव्यमान का, m द्रव्यमान का, कहां पर, बिंदु P पर। और इस m द्रव्यमान के कण की अक्ष AB से दूरी मान लेते हैं कितनी है, x, ये दूरी कितनी है, x, अक्ष x से दूरी, इस x अक्ष से दूरी स्मॉल x, y अक्ष से दूरी मान लेते हैं कितनी, स्मॉल y, और z अक्ष से दूरी कितनी मान लेते हैं, स्मॉल z मान लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। मतलब जैसे ये है तो बीचों बीच में यहाँ पर कोई कण होगा, तो इस कण की m द्रव्यमान के कण P की घूर्णन अक्ष x से दूरी कितनी है, स्मॉल x। ये दूरी लंबवत है, अब चूंकि चित्र में दिख नहीं रहा है लेकिन है कैसी वो दूरी, लंबवत है। मतलब यहाँ कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। चित्र में आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अक्षय चित्र में आपको तिरछी दिख रही है, लेकिन अक्षय तिरछी नहीं है, इस तरह से है बिल्कुल एक दूसरे के लंबवत, ठीक है। तो दूरी भी ये x जो होगी वो यहाँ से लंबवत दूरी होगी, ये y भी लंबवत, यहाँ पर भी 90 अंश बनेगा, ठीक है, इस तरह से होने वाला है। तो m द्रव्यमान के कण P की अक्ष x से दूरी स्मॉल x, अक्ष y से दूरी स्मॉल y, और अक्ष z से दूरी कितनी है, स्मॉल z है। बात समझ में आ गई इतनी, क्लियर है यहाँ तक, किसी को बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को बताइए, चित्र समझ में आ रहा है सबके। तीन अक्षें हैं, एक समतल पटल है, यह आपका समतल पटल है, समतल पटल। इस समतल पटल में एक अक्ष है z जो लंब अक्ष है, जिसके परितः क्या करना है हमको, जड़त्वागुण ज्ञात करना है। अब उसका मान क्या होगा, तो वो ix और iy के योग के बराबर होगा। x अक्ष ये हो गई, y अक्ष ये हो गई, तीनों कैसे परस्पर लंबवत है। और हमने उस समतल पटल पर एक कण लिया है P जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और इस m द्रव्यमान के कण की अक्ष x, y और z से दूरियां क्रमशः क्या है, स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z है। और यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनेगा, चित्र में नहीं दिख रहा है लेकिन लंबवत दूरियां हैं वो x, y, z, ठीक है। बस इसके बाद में डेरिवेशन आप एक पैटर्न पकड़ के चलिए, बन जाता है। माना कि m द्रव्यमान के कण, माना कि m समतल पटल पर स्थित, माना कि समतल पटल पर स्थित स्मॉल m द्रव्यमान के कण P की अक्ष x, y व
जेड से दूरियां क्रमशः क्या क्या है, स्मॉल एक्स, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, स्मॉल एक्स, वाई अक्ष से स्मॉल वाई व स्मॉल जेड है। तब तो ये लाइन लिखना, इतनी सी लाइन लिखना है बस शुरुआत में। माना कि समतल पटल पर स्थित स्मॉल एम द्रव्यमान के कण पी की अक्ष एक्स वाई जेड से दूरियां क्रमशः स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड है। तब कण पी का घूर्णन अक्ष एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होगा बताइए। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, एम आर स्क्वायर। दूरी कितनी है अभी, कण पी की दूरी कितनी है, एक्स अक्ष से एक्स है, तो क्या लिखोगे एम एक्स स्क्वायर। एम आर स्क्वायर सूत्र होता है, एम एक्स स्क्वायर लिखोगे, क्या दिक्कत है ना। कण का निकाल लिए, लेकिन हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पटल का। तो अब क्या करेंगे, जब हमने कण का निकाल दिया तो अब संपूर्ण पटल का घूर्णन अक्ष कौन सी, एक्स के परितः जड़त्व, क्या बोले, तो ये लिख दिया आपने, कण पी का घूर्णन अक्ष एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण एम एक्स स्क्वायर। अब अतः संपूर्ण पटल का घूर्णन अक्ष एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण आई एक्स इज इक्वल टू समेशन एम एक्स स्क्वायर। संपूर्ण पटल का निकाल रहे हैं, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, आई एक्स, और संपूर्ण पटल के लिए क्या लगेगा, समेशन लग जाएगा। जब आपने एक कण के लिए, अब यही तरीका हमको दोनों अक्षों के लिए भी करना है। एक्स के लिए कर लिया, अब क्या करेंगे, अब किसका, कण पी का घूर्णन अक्ष कौन सी, वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण, क्या लिखोगे बताइए, एम वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई अक्ष से दूरी कितनी है, वाई। और जब कण के लिए लिख लिए तो अब क्या करोगे, अतः संपूर्ण पटल के लिए, संपूर्ण पटल का घूर्णन अक्ष y के परितः जड़त्व आघूर्ण, इसको क्या नाम दोगे बताओ, क्या नाम दोगे इसको, आई वाई इज इक्वल टू समेशन एम वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी प्रकार x के लिए निकाल लिया, y के लिए निकाल लिया, अब किसके लिए निकालेंगे, z अक्ष के लिए। तो पहले किसका निकालना है, कण का, पहले कण के लिए निकालते हैं, फिर संपूर्ण पटल के लिए, कण के लिए संपूर्ण पटल के लिए, यहां पर भी पहले कण के लिए। तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार कण P का घूर्णन अक्ष कौन सी, Z के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा बताइए, एम जेड स्क्वायर। कण के लिए निकल गया, आप क्या करेंगे, संपूर्ण पटल के लिए, तो अतः संपूर्ण पटल का घूर्णन अक्ष z के परितः जड़त्व आघूर्ण, क्या नाम देंगे इसको बताइए, आई जेड इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, समेशन एम जेड स्क्वायर। इसको देंगे समीकरण नंबर कौन सा, 3 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये देखो ओ, इसको नाम देते पी दे दिए, इसको नाम देते हैं हम के नाम दे देते हैं, या एम नाम दे देते हैं, एम, ठीक है, कैपिटल एम।
तो ओ एम पी दिख रहा है समकोण त्रिभुज, ओ एम पी। अब समकोण त्रिभुज ओ एम पी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, अब समकोण त्रिभुज है आपके पास में, भाई समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए, बोलो, समकोण त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा? भाई 90 अंश बन रहा है, और 90 अंश का मतलब ही है, एक देखो त्रिभुज का आकार है, 90 नहीं दिख रहा है लेकिन बनता 90 ही है, क्योंकि चित्र में हम बता नहीं सकते कि 90 कैसे बनेगा, लेकिन बनता कितना है यहाँ पर 90 है। तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, एम नाम दे दिया। तो ओ एम पी, ओ एम, और ये बिंदु क्या है, पी है, ये बिंदु क्या है, पी है ना ये। तो ओ एम पी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण बता, अच्छा यदि ये x है तो ये x होगा, और यदि ये y है तो ये भी क्या होगा बताइए, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है आपके सामने, और आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो यदि ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। तो अब मुझे बताइए इस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा होगा, कर्ण कौन सा, बोलो, कर्ण कौन सा होगा समकोण त्रिभुज में? हाँ, अरे 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है ना, तो क्या होगा, ओ पी यानी कि जेड, क्या होगा, जेड। तो जेड का वर्ग हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एक बार लिख लो, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कोई भी उठा लीजिए, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों पक्षों में क्या कर दो, एम का गुणा कर दो, करिए, एम जेड स्क्वायर यहाँ, एम एक्स स्क्वायर यहाँ, एम वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? संपूर्ण पटल के लिए क्या करना पड़ता है, संपूर्ण पटल के लिए बताओ, संपूर्ण पटल के लिए क्या करते हैं, जब भी संपूर्ण पटल के लिए लिखे आपने क्या किया, समेशन लगाया ना, तो यहां पर भी क्या कर देंगे, समेशन लगा दीजिए, समेशन एम जेड स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर। ठीक है, और समीकरण नंबर इसको दे दीजिए 3 दे दिए, 4 दे दीजिए, 1 2 3 और 4। ये देखिए समेशन एम जेड स्क्वायर कितना है, आई जेड है, समेशन एम एक्स स्क्वायर कितना है, आई एक्स है, और समेशन एम वाई स्क्वायर कितना है, आई वाई है। ठीक, यानी कि समीकरण 1 2 3 व 4 से इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, आई जेड, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, आई एक्स, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, आई वाई। और ये क्या चीज है बताइए, बोलिए, यही लंब अक्ष प्रमेय है, और ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक, तो बात समझ में आ गई। पहले आपको कर्ण के लिए निकालना है, फिर संपूर्ण पटल के लिए। देख सकते हैं पहले आपने क्या किया, पूरे के पूरे थ्योरम में एक ही बात ध्यान रखना है आपको, पहले आपको कर्ण के लिए फिर संपूर्ण पटल के लिए। बात समझ में आ रही है? हेलो, क्या किए आपने, बात समझ में आ रही है क्या किया आपने? एक बार फिर से देखो, माना कि समतल पटल पर स्थित m द्रव्यमान के कण P की अक्ष x, y और z से दूरियां क्या है, x, y और z है। तब आपने क्या किया, देखो पहले कण P का निकाला, घूर्णन अक्ष x के परितः जड़त्व गुण mx स्क्वायर, यानी पहले कण के लिए निकालना है, फिर संपूर्ण पटल के लिए निकालना है उसी अक्ष के परितः, उसको ix इज इक्वल टू समेशन mx स्क्वायर लिखा। फिर जैसा आपने कण x के लिए किया, कण अक्ष x के लिए किया, वैसे कण किसके लिए कर रहे हो आप, अक्ष y के लिए कर रहे हो।
पहले कण के लिए फिर संपूर्ण पटल के लिए। वैसी अक्ष जेड के लिए वैसी कर रहे हो आप, पहले कण का निकाले अक्ष जेड के परितः जड़त्व गुण, फिर संपूर्ण पटल के लिए निकाल लिए, है ना। और एक समकोण त्रिभुज लिया, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों पक्षों में m का गुणा कर दिया, संपूर्ण पटल के लिए दोनों ओर समेशन लगा दिया, और समीकरण नंबर 1 2 3 आप देख रहे हैं, ये आई जेड का मान है, ये आई एक्स का मान है, और ये क्या है आई वाई का मान है। तो आई जेड इज इक्वल टू आ गया आई एक्स प्लस आई वाई, और यही क्या है लंबवत प्रमेय। बहुत ही ईजी है, यदि आप इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, है ना, तो 1 से 2 बार में, क्योंकि तरीका वही है, पहले कण के लिए फिर संपूर्ण पटल के लिए, और तीनों अक्षों के साथ में उसको क्या करना है, दोहराना है। क्लियर हो गई बात सभी के, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी।